Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss some of the most expected questions of railway engineering. These questions will be helpful for all state AE exam, RRB exam and SSC exam. So let me discuss the first question. First question says, what do you mean by sleeper density of M5 in the railway engineering? तो ये बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास जो स्लीपर डेंसिटी है जो वहाँ से बोल रहा है M+7 वो क्या होता है रेलवे इंजीनियरिंग में। तो पहले ये हम लिखेंगे व्हाट इज स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी क्या होती है? स्लीपर डेंसिटी हम कितने स्लीपर्स लगाते हैं पर रेल लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ स्लीपर्स यूज्ड पर रेल लेंथ। हमारे पास इंडिया में जो स्लीपर डेंसिटी है वो होती है मोस्टली M+4 टू M+7 हम यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार ना क्वेश्चन में आता है M+2 टू M+7, तो दैट्स ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये ऑप्शंस में? नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड पर किलोमीटर नहीं, नंबर ऑफ स्लीपर्स बिटवीन एनी टू स्टेशंस नो, rather it's a number of sleepers per rail length equal to length of a rail plus 7। यहाँ पे जो ये m है ना, m ये क्या डिनोट करता है? m डिनोट करता है लेंथ ऑफ अ रेल इन मीटर। अगर हम देखेंगे आप ब्रॉड गेज में हम यूज़ करते हैं 13 मीटर एंड मीटर गेज में हम यूज़ करते हैं कितना? 12 मीटर। ओके, let me discuss the second question. The maximum speed on a 3-degree broad gauge curve according to Martin formula is। अगर हमारे पास ब्रॉड गेज के लिए हमें निकालना होगा V max अकॉर्डिंग टू मार्टिन फॉर्मूला, वो किसके बराबर होता है? 4.4 अंडर रूट ऑफ R माइनस 67। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या निकालना है? R निकालना है। दिया क्या गया है? दिया यहाँ पे गया है D डिग्री, ठीक है। वो कितना दिया है? 3 डिग्री। सो हमारे पास आर और डी के बीच में कोई रिलेशनशिप है? यस। क्या है? आर इज इक्वल टू 1750 डिवाइडेड बाई आर। हम मोस्टली यहाँ पे जो रेल में हम यूज़ करते हैं ना, रेल में जो हम कॉर्ड यूज़ करते हैं वो 30.5 मीटर का यूज़ करता है। दैट्स वाई हमारे पास आर क्या आता है यहाँ पे? 1750 डिवाइड बाई डी डिग्री। ये किसके बराबर होगा? R 1750 डिवाइडेड बाई 3, देन इट इज इक्वल टू, वेट अ सेकेंड लेट मी कैलकुलेट, इट्स इक्वल टू 583.33। ओके, अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे V मैक्स हमें बेसिकली निकालना है, तो यहाँ पे कर दो इसको पुट। इट्स इक्वल टू 4.4 अंडर रूट ऑफ आर माइनस 67। आर क्या है यहाँ पे? 583.33 माइनस करेंगे हम 67, देन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 98। सो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट? अप्रॉक्सीमेटली सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट मी डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। ये बोल रहा है द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ कैंट ग्रेडियंट फॉर ऑल गेज इज। जो हमारे पास कैंट ग्रेडियंट है ना, उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है? हमारे पास याद रखना, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ कैंट ग्रेडियंट वो कितना होता है? 1/720। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Limiting value of a cant gradient is 1/720 for all gaze। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है? ऑन अ सिंगल ट्रैक लोडेड गुड्स ट्रेन runs from X to Y and these goods train run empty in the reverse direction, the amount of a creep will be। तो यहाँ पे क्या ये बोल रहा है? ये बोल रहा है एक बार ट्रेन क्या हो रही है? रन फ्रॉम एक्स टू वाई, और दूसरी बार वो कहाँ से रन हो रही है? वाई टू एक्स। लेकिन पहले ही जब वो रन करती है ना फ्रॉम एक्स टू वाई, वहाँ पे वो लोडेड है, और फिर जो वो वाई से एक्स की तरफ मूव होती है वहाँ पे क्या है? वो अनलोडेड है, मतलब वहाँ पे लोड नहीं है। तो हम देखते हैं एक्स टू वाई, from this direction it's loaded, and in reverse direction that is from y to x it is unloaded, यहाँ पे लोड नहीं है।
तो क्या होगा, क्रीप जब लोड ज़्यादा होता है ना, क्रीप उस केस में याद रखना ज़्यादा होता है। सो इन एक्स टू वाई डायरेक्शन क्रीप क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पूरा द अमाउंट ऑफ क्रीप विल बी, पहला ऑप्शन है ज़ीरो, नहीं ज़ीरो कहाँ से होगा क्रीप। मोर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई टू एक्स से तो ये अनलोडेड है, वहाँ पे तो उतना लोड है ही नहीं, तो क्रीप वहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा, बल्कि एक्स टू वाई डायरेक्शन में क्रीप ज़्यादा आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Let's discuss the question number 5 now. Question number 5 क्या हमें बोल रहा है, the ruling gradient on a broad gauge station on an Indian railway in planes is 1 in 150. On a track with a 4-degree curve, the allowable ruling gradient will be, पहले हम देखेंगे compensated gradient की, compensated ग्रेडियंट की फॉर्मूला देखेंगे पहले। वो किसके बराबर होती है ब्रॉड गेज में, 0.04% मल्टीप्लाई विद डी डिग्री, या हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री कितना दिया है 4%, 0.04% मल्टीप्लाई विद 4। यहाँ पे हमें वही से बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि रूलिंग ग्रेडियंट कितना है, 1 इन, रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया गया, 1 इन 150, 1/150। तो ये बोल रहा है अब हमारे पास अलाउेबल ग्रेडियंट निकालने के लिए, अलाउेबल ग्रेडियंट वो किसके बराबर आएगा, हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट, पहले मैं इसकी फॉर्मूला लिखती हूँ, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस करेंगे हम कॉम्पेंसिएटेड ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट हमारे पास कितना है, 1 इन 150, 1 डिवाइडेड बाई 150, माइनस करेंगे कंपनसेटेड ग्रेडियंट कितना है, 0.04% मल्टीप्लाई विद 4 डिग्री। सो इट इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 150 माइनस करेंगे हम 0.04, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 100 एंड डिवाइड करेंगे 4 4 16, then it is equivalent to 1 divided by 150 minus 1 divided by 100 divided by 60. It's approximately equivalent to 1 divided by 197. So option कौन सा correct होगा, C option is correct. So let's move on to another question. ये कौन सा question है, question number 6. In Indian railway system, the ruling gradient that is provided in the plane for one locomotive train is, हमारे पास जो है ये बोल रहा है कि रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन्स में कितना होता है, तो लिखो रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन्स में अलग होता है और हिली टेरेन में अलग होता है। प्लेन्स में होता है 1 in 150 to 1 in 200, एंड जो हिली टेरेन है वहाँ पे 1 in 250 to 1 in 250 to 1 in 300। ओके, अगर ये पूछ रहा है यहाँ पे प्लेन्स का केस, ठीक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सॉरी, हिलिंग के केस में करेक्ट कर लेना, इट्स फ्रॉम 1 in 100 to 1 in 150। अब अनदर क्वेश्चन देखते हैं। अ वेल्डेड रेल जॉइंट इज जनरली, हमारे पास जो वेल्डेड रेल जॉइंट है वो क्या होता है जनरली, सपोर्टेड ऑन अ स्लीपर, नो। सपोर्टेड ऑन अ मेटल प्लेट, नो। रादर इट इज सस्पेंडेड। जो हमारे पास वेल्डेड रेल जॉइंट है ना, देखो ये दो रेल्स है, यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड की, वेल्डिंग प्रोवाइड की। तो ये क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे एक स्लीपर लगा हुआ होता है और यहाँ पे दूसरा स्लीपर लगा होता है, और ये वेल्डिंग का जॉइंट क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। Let's move on to another question. That's question number 8. On Indian Railway, can deficiency allowed on a broad gauge track is, हमारे पास जो broad gauge है उसमें कितनी can deficiency होती है, 7.6, 8.6, और इट इज़ 8 और या 10। तो हम देखते हैं, इसका टेबल बनाते हैं हम। तो लिखो, पहले हमारे पास ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, और क्या है, नैरो गेज। और स्पीड्स लिखना, स्पीड लेस देन 100 kmph
और यहाँ पे लिखना स्पीड ग्रेटर देन 100 kmph। और यहाँ पे ब्रॉड गेज के केस में 7.6 होती है सेंटीमीटर। मीटर गेज में कितना होता है 5.1 सेंटीमीटर। और नैरो गेज के केस में 3.8 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे अगर स्पीड ग्रेटर देन 100 kmph हुआ तो यहाँ पे ब्रॉड गेज के केस में 10 सेंटीमीटर और इनका कुछ भी नहीं दिया गया है। हम देखेंगे यहाँ पे किसका पूछ रहा है ब्रॉड गेज का, तो कैन डेफिशिएंसी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ये भी याद रखना ये फॉर्मूला कि कैन डेफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली गेज डिवाइडेड बाय 20 के बराबर होता है। जहाँ पे गेज ब्रॉड गेज के केस में 1.676 होता है, मीटर गेज के केस में 1 मीटर होता है, 676 मीटर। ओके, अब हम लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Minimum depth for a ballast cushion for a broad gauge wooden sleeper of a size 275 multiplied by 25 into 13। तो यहाँ पे ये क्या दी गई है width of a sleeper, ये क्या दिया गया है length of a sleeper, और ये कितनी ये दी गई है height of a sleeper। और यहाँ पे ये क्या दिया गया है स्लीपर स्पेसिंग S। अब ये पूछ रहा है बलास्ट कुशन की डेप्थ निकालो। बलास्ट कुशन क्या होता है, ये हमारे पास क्या लगा होता है स्लीपर, इसके नीचे हम क्या प्रोवाइड करते हैं बैलास्ट प्रोवाइड करता है। बैलास्ट की डेप्थ जितनी होगी बिलो द स्लीपर उसको हम क्या कहते हैं बैलास्ट कुशन। बैलास्ट कुशन की फॉर्मूला क्या है, इट्स इक्वल टू S माइनस W डिवाइडेड बाई 2। S क्या दिया गया है यहाँ पे 75, दैट इज द स्पेसिंग बिटवीन द स्लीपर्स, मतलब 2 स्लीपर्स लगे हुए होंगे उनके बीच में कितनी स्पेसिंग है। तो यहाँ पे 75 माइनस W कितना दिया गया है वहीं से 25, width of a sleeper that is 25 centimeter divided by 2, that then it is equivalent to 50 divided by 2, it's equivalent to 25 centimeter. So option C is correct. Let's move on to another question. In railways most severe gradient is, हमारे पास इंडियन रेलवेज में सबसे ज़्यादा सीवियर ग्रेडियंट कौन सा होता है। तो याद रखना हमारे पास कितने तरह के ग्रेडियंट्स है, 4 तरह के हमारे पास ग्रेडियंट्स है। पहले हमारे पास है पुशर ग्रेडियंट, दूसरा हमारे पास है मोमेंटम ग्रेडियंट, तीसरा हमारे पास रूलिंग ग्रेडियंट, एंड लास्ट में हमारे पास है gradient that's used in station yards. अगर हम इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे तो याद रखना पुशर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मोमेंटम होता है, उसके बाद रूलिंग होता है, और लास्ट में जो होता है वो ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड्स। ये याद ऐसे रखते हैं हम, ट्रिक इसकी है PM रूलिंग, P से पुशर, M से मोमेंटम, R से रूलिंग एंड G से ग्रेडियंट इन द स्टेशन यार्ड, PM रूलिंग। जो यहाँ पे पुशर ग्रेडियंट है ना, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं पुशर ग्रेडियंट, यहाँ पे एक्स्ट्रा लोकोमोटिव्स हम प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा लोकोमोटिव्स हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्टीप ग्रेडियंट्स को क्या कर सके, वो चढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं लोकोमोटिव्स के केस में, पुशर ग्रेडियंट में हम कितना प्रोवाइड करते हैं 1 in 75 ग्रेडियंट या उससे ज़्यादा और मोर। उसके बाद हम देखेंगे मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है। देखो यहाँ पे हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हम पहले स्लोप डाउनवर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, जब वो थोड़ा सा मोमेंटम गेन करता है वो क्या कर सकता है, वो फिर ट्रैवल कर सकता है
इसको किसको, अपहिल को। सो यहाँ पे हम मोमेंटम की वजह से ये क्या कर सकता है, ये ट्रैवल कर सकता है फ्रॉम अ डाउन स्लोप, यहाँ पे ये मोमेंटम गेन करता है और ये फिर क्या स्टीप स्लोप को आराम से कर सकता है पार। तो मोमेंटम ग्रेडियंट जो होता है हमारे पास वो पुश ग्रेडियंट से क्या होता है, छोटा होता है, मगर वो रूलिंग ग्रेडियंट से क्या होता है, स्टीपर होता है। रूलिंग ग्रेडियंट हमें पता है वो क्या है, डिज़ाइन ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट हमारे पास जो हमारे पास डिज़ाइनर ने दिया गया होता है उसको हम क्या कहते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट, जो हमें डिज़ाइनर देता है। तो प्लेन्स के केस में मैंने पहले ही बोला वो होता है, कितना होता है, 150 टू 200, एंड हिली के केस में 100 टू 150। ग्रेडियंट जो हम स्टेशन यार्ड्स में प्रोवाइड करते हैं ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर अ ड्रेनेज पर्पस, और ये सबसे ज़्यादा छोटा होता है। मिनिमम वैल्यू इसकी 1/1000 होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1/400। तो ये याद रखना पीएम रूलिंग। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट कौन सा है, पीएम, सो इट्स अ मोस्ट सीवियर ग्रेडियंट। So option B is correct. Let's move on to another question. Creep over rails will be more if, हमारे पास ये पॉइंट्स लिख के रखना, क्रीप कब कब मोर होती है, क्रीप तब मोर होती है जब रेलवे ट्रैक क्या होता है, नया होता है। तो इफ क्रीप इज मोर फॉर न्यू रेल्स दैन फॉर ओल्ड रेल्स। ठीक है, और स्टीप ग्रेडियंट में जो होता है, स्टीप ग्रेडियंट में क्रीप मोर होता है एज कंपेयर टू प्लेन टेरेन। और दूसरा तीसरा केस है कि अगर लोड जहाँ से ज़्यादा होगा वहाँ से क्या होगा, क्रीप मोर होगा। अगर अब ट्रैफिक इम्बैलेंस होगा, जहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा होगा, ट्रैफिक जहाँ से ज़्यादा होगा वहीं से क्या होगा, क्रीप भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब पूछ रहा है, हाँ और एक केस है, डबल लाइंस प्रोवाइड की गई होगी फॉर अप एंड डाउन ट्रैफिक। तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है मैं समझाती हूँ। देखो हमारे पास पहला केस है जहाँ पे हमने डबल लाइंस प्रोवाइड की, कि मतलब अगर एक रेल यहाँ से जाएगी ना, दूसरी रेल वहाँ से यहाँ साइड से वापस आएगी दूसरे ट्रैक पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर रेल अब इस ट्रैक पे मूव हुई, क्रीप किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से क्रीप लगेगा, क्रीप आएगा इसमें रेल में। अगर अब वापस वो आएगी ट्रेन, वो किस डायरेक्शन में आएगी, दूसरे ट्रैक से, तो क्रीप किस डायरेक्शन में अब लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, और ये क्रीप को क्या नहीं कर पाया, बैलेंस नहीं कर पाया, वापस नहीं ला पाया। अब दूसरा केस हम देखेंगे कि हमने सिंगल ट्रैक प्रोवाइड किया, कि ट्रेन इस डायरेक्शन में गई और वहाँ से किस डायरेक्शन में आई, इसी ट्रैक पे वापस आ गई दूसरे डायरेक्शन में भी। तो क्या हुआ, अगर क्रीप इस डायरेक्शन में पहली बार लगा होगा जब ट्रेन मूव करेगी, जब वो वापस आएगी इसने क्या किया, क्रीप को वापस अपनी, मतलब रेल को वापस अपनी पोजीशन पे लाया। तो क्रीप क्या हो गया, वहाँ पे बैलेंस हो गया। तो इसीलिए जो डबल लाइंस आर प्रोवाइडर सेपरेटली फॉर अप एंड डाउन, उसमें क्रीप क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Let's move on to another question. Can deficiency becomes an inevitable consideration on a main line and a branch line moving in that same direction, opposite direction, cross direction, या none of the above? It's an opposite direction. ठीक है, जो कैन डिफिशिएंसी है ये एक इनएविटेबल कंसिडरेशन बनता है ऑन अ मेन लाइन एंड अ ब्रांच लाइन दैट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। So option B is correct for this. Let's move on to another question. Question number 13 क्या हमारे पास, the maximum degree of a curvature for a meter gauge is limited to, meter gauge में जो maximum degree of curvature है वो कितना होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 10 डिग्री दिया है, 16 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 40 डिग्री है और 50 डिग्री है। तो अब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे। इसमें क्या होता है, पहले हम करेंगे यूज़ ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज।
फिर देखेंगे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्लेन प्लेन टेरेन एंड सेकेंड इज टर्न आउट। ये वैरी करता है डिग्री ऑफ अ कर्वेचर फॉर अ प्लेन टेरेन एंड टर्न आउट। ब्रॉड गेज के लिए कितना दिया है? ब्रॉड गेज के लिए हमारे पास 10 है, मीटर गेज के लिए हमारे पास 16 है, और नैरो गेज के लिए हमारे पास 40 है मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर। और टर्न आउट्स के लिए कितना प्रोवाइडेड है? टर्न आउट्स के लिए है 8 और 15 और 17। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है मीटर गेज के लिए डिग्री ऑफ कर्वेचर। मीटर गेज के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर कितना है? 16। सो 16 इज द करेक्ट ऑप्शन बी। So let's move on to another question, that's question number 14. The fillet in a rail section is provided to, हम क्यों fillet provide करता है? Increase the vertical stiffness, increase the lateral strength, reduce wear, या हम avoid the stress concentration। हम फिलेट रेलवे में इसलिए प्रोवाइड करता है रेल सेक्शन में ताकि वो अवॉइड कर सके स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को। Let's move on to another question. Staggered rail joints are provided, ये याद रखना कि जो हमें हमारे पास staggered rail joints होता है ना, देखो इन दो को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी दो रेल्स को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे एक और जॉइंट है और दूसरा जॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है, तीसरा जॉइंट यहाँ पे है और ये वाला जॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हम जनरली स्टैगर, इसको बोलता है स्टैगर्ड स्टैगर्ड रेल जॉइंट। ये हम प्रोवाइड किस केस में करते हैं? कर्व्स के केस में। Let's move on to another question. On Indian Railway, the maximum gradient permitted in station yards is, हमारे पास स्टेशन यार्ड में हम मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना प्रोवाइड करते हैं? मैंने बोला जो हमारे पास स्टेशन यार्ड के लिए हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं इट्स फॉर अ ड्रेनेज पर्पस। और इसको ना ट्रेन अगर स्टॉप पोजीशन पे हो उसको स्टॉप में रखने के लिए, और अगर वो मूविंग मतलब अगर वो एक्सेलरेटेड हम स्टॉप करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं मिनिमम हम प्रोवाइड करते हैं 1 in 1000 एंड मैक्सिमम हम प्रोवाइड करते हैं 1 in 400। सो ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम कितना है? 1 in 400। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखेंगे हम 17 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द रेलवे बोर्ड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कैंट इज, कैंट कितना है? जी डिवाइडेड बाई 10। देखो हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ कैंट है ना वो कितना होता है? जी डिवाइडेड बाई 10। हाँ अगर पूछेगा ना अब कैंट डेफिशिएंसी या एक्सेस वो कितना होता है? जी डिवाइडेड बाई 20। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी करेक्ट। Let's move on to another question. Which of the following factors help in ensuring the track modulus? याद रखना हमारे पास ट्रैक मॉड्यूलस को फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? एक तो ट्रैक मटेरियल, जो ट्रैक का मटेरियल होगा, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं ना उसकी वजह से हमें क्या दिखता है? ट्रैक मॉड्यूलस। अगर स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा ट्रैक मॉड्यूलस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखेंगे हम स्लीपर डेंसिटी। स्लीपर डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। तो अगर वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास ट्रैक मॉडल्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। Let's move on to another question. Question number 19. For a broad gauge railway track M plus 7 sleeper density, the number of the sleepers per rail length would be. हमें पता है कि हमारे पास जो number of sleepers per rail length है वो क्या होती है? sleeper density। ये बोल रहा है हमारे पास sleeper density कितनी दी गई है? M plus 7 in broad gauge। याद रखना जो एम होता है ना इट्स अ लेंथ ऑफ अ रेल इन अ ब्रॉड गेज। यहाँ पे मीटर गेज, ब्रॉड गेज के केस में 13 मीटर होती है, मीटर गेज के केस में 12 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 प्लस, यहाँ पे ब्रॉड गेज का केस है 13 प्लस 7 इट्स 20। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द रेलवे ट्रांसपोर्ट मोड? हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, दो तरह का होता है, एक तो होता है हाईवे और दूसरा क्या होता है? रेलवे। जो हाईवे होता है वो क्या होता है? 2 डिग्री, मतलब उसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट पॉसिबल है। रेलवे क्या होता है? 1 डिग्री होता है, इसमें सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है। हाँ 3 डिग्री कौन सा होता है हमारे पास? एयरवेज, या हम बोल सकते हैं सबमरीन्स का केस। यहाँ पे बोल रहा है ये रेलवे ट्रांसपोर्ट कौन सा मोड है? सरफेस, अंडरग्राउंड, एलिवेटर, मॉडरेट रेल ट्रांजिट। इट्स अ सरफेस
mode of transportation. So A option is correct. Let's move on to another question. Calculate the required super elevation in Indian Railway at a broad gauge track for 5-degree curve and designated speed as 50 kmph. पहले ही देखो सुपर एलिवेशन की फॉर्मूला लिखते हैं, वो किसके बराबर, जी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू आर. ये पूछा है ब्रॉड गेज के केस में. गेज कितना होता है ब्रॉड गेज के केस में, 1.676 मीटर. सो यहाँ पे लिखेंगे हम 1.676 इनटू करेंगे, वी कितना दिया है, वेलोसिटी 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127. आर कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे 30 मीटर कॉर्ड दिया है. 30 मीटर कॉर्ड के लिए हम फॉर्मूला आर की यूज़ करता है 1720 डिवाइडेड बाई आर. पहले इक्वेशन में शायद मैंने डिस्कस किया 30.5 मीटर के लिए कितना हम यूज़ करते हैं आर, वो हम यूज़ करते हैं 1750 डिवाइडेड बाई आर. सो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम 172, सॉरी यहाँ पे डी है, डी डिग्री. तो 1720 डिवाइडेड बाई डी डिग्री इट्स इक्वल टू 1.676 इंटू 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 इंटू 1720 डिवाइडेड बाई डिग्री कितना दिया गया वहाँ से 5 डिग्री कर्व दी गई है. तो यहाँ पे हम करेंगे 5 सब्स्टिट्यूट. सो यहाँ पे हमें आ रहा है आंसर, कैलकुलेट करते हैं. सो इट्स कमिंग आउट टू बी 0.096 मीटर, या हम अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं 9.6 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट. यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है. Let's move on to another question. The minimum value of composite sleeper index for a bridge sleeper prescribed by Indian Railway is, हमारे पास जो composite sleeper index है ना, वो किसके बराबर है, S plus 10H divided by 20. जो ये S है वो क्या होती है, वो strength होती है at 12% moisture content, एंड एच जो होती है वो हार्डनेस होती है एट 12% मॉइस्चर कंटेंट. ये बेसिकली हमें किन स्लीपर्स में यूज़ होता है, वुडन स्लीपर्स में. उनकी हार्डनेस, वुडन स्लीपर्स के केस में यूज़ होता है उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ देखने के लिए. अगर हम देखेंगे अब हमारे पास जो ब्रिज है, ब्रिज में सी एस आई कितना होता है, सी एस आई वहाँ पे होता है 1455 यूज़ होता है, 1455. अगर हम क्रॉसिंग्स पे देखेंगे, क्रॉस ओवर पे देखेंगे, वहाँ पे होता है 1352. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 1455 यूज़ होगा ब्रिज में. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Let's move on to another question. Due to the slipping of a wheel, the rail forms. अगर वहाँ पे क्या होंगे, व्हील्स की स्लिपिंग होगी, वहाँ पे क्या फॉर्म करता है रेल, वहाँ पे रेल्स में क्या होती है, क्रश्ड हेड होती है. पहले वहाँ पे व्हील बर्न्स हो जाता है, व्हील बर्न्स हो जाता है और उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, क्रश्ड हेड. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब हम देखेंगे 24th क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ वुडन स्लीपर इन केस ऑफ अ ब्रॉड गेज इज. ब्रॉड गेज में स्टैंडर्ड साइज क्या है वुडन स्लीपर का, इज इट 185 इंटू 20 इंटू 13, इज इट 257 इंटू 25 इंटू 13, इज इट 275 इंटू 25 इंटू 13, और इज इट 257 इंटू 30 इंटू 15. तो यहाँ पे याद रखना, अगर ब्रॉड गेज का केस हो तो इसमें कितना होता है साइज, इसका होता है साइज 275 इंटू 25 इंटू 13. अगर मीटर गेज होगा तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 180 इंटू 20 इंटू 11.8. सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2. लिस्ट 1 में हमें क्या दिया गया है, लिस्ट 1 में हमें दिया गया है, सॉरी वेट अ सेकेंड, लिस्ट 1 में हमें रेल्स दी गई है, स्लीपर्स दिए गए हैं, बलास दिया गया है और फिश प्लेट्स दी गई है. रेल्स में पहले ऑप्शन में, पहले देखो ऑप्शन इसमें क्या क्या है, 4
और 1। तो बाकी ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। तो यहाँ पे देखो रेल्स का बोल रहा है कन्वर्ट वन सेक्शन ऑफ सॉरी कनेक्ट वन सेक्शन ऑफ अ रेल टू अनदर, नो इट्स अ फिश प्लेट। तो फोर्थ देखेंगे कन्वर्ट रोलिंग लोड इनटू अ पॉइंट लोड, तो ये करेक्ट है। वो क्या करती है रेल्स, जो उस पे लोड्स आ रहे होंगे ना वो उनको कन्वर्ट करती है फ्रॉम अ रोलिंग लोड टू अ पॉइंट लोड। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। स्लीपर्स क्या करते हैं अब, देखो अब 1 वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, तो या तो सी होगा या ए होगा। स्लीपर्स क्या करते होंगे, या तो 3 ऑप्शन करेक्ट होगा या क्या होगा 2 ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे 3 देखो कन्वर्ट पॉइंट लोड इन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। स्लीपर जो पॉइंट लोड है उसको क्या करता है कन्वर्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। तो इसका ऑटोमेटिकली ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, लेकिन अब हम चेक करेंगे। सी के लिए ये बोल रहा है कन्वर्ट द लाइन लोड इनटू बैलास्ट, कन्वर्ट द लाइन लोड इनटू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यस इट्स करेक्ट। सो इसके लिए 2 होगा। एंड फिश प्लेट कन्वर्ट वन सेक्शन ऑफ अ रेल टू अनदर, यस इट्स करेक्ट। तो इसके लिए 1 होगा। बेसिकली जो ये होता है ना स्लीपर्स, वो क्या करता है कन्वर्ट अ पॉइंट लोड टू अ लाइन लोड। यहाँ पे लाइन लोड है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे अब फिश प्लेट कौन से प्लेट्स होता है, फिश प्लेट्स हमें यूज होता है फॉर कनेक्टिंग द टू रेल्स टुगेदर। यहाँ पे हम कर सकते हैं पेयर ऑफ फिश प्लेट यूज, मतलब 2 फिश प्लेट्स हम यूज करते हैं एंड 4 फिश बोल्स। एक जॉइंट पे हम क्या करते हैं 2 फिश प्लेट्स यूज और 4 क्या हम कर सकते हैं करते हैं यूज फिश बोल्स यूज करते हैं। ये हमें यूज होता है टू कनेक्ट द टू रेल्स टुगेदर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। फिश प्लेट्स आर यूजली यूज्ड इन रेल सेक्शन टू। तो फिश प्लेट्स हम यूज करते हैं रेल सेक्शन में, क्यों यूज क्या है इसका, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द रेल्स, यस पहला ये है इसका, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ रेल्स। दूसरा क्या है, प्रोवाइड फॉर एनी एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। देखो ये हमारे पास 2 रेल्स है, जॉइंट पे हम प्रोवाइड करते हैं क्या फिश प्लेट्स। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेसिंग जिसकी वजह से फ्री एक्सपैंड फिश प्लेट्स जब हम यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या होनी चाहिए, फ्री एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। तो दूसरा भी करेक्ट है। ट्रांसफर द लोड टू द ब्लास्ट, तो ये उसका कोई भी यूज नहीं है। मेंटेन द करेक्ट अलाइनमेंट, यस करेक्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट। Let's move on to another question. Wear of a rail may be reduced by, where किससे reduce होता है, increasing the number of a rail joint, decreasing the number of a rail joint, using high carbon steel and increasing the spacing of the sleeper। इसका मेनली जो है ना, अगर हम डिक्रीज करेंगे नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स, वेयर भी डिक्रीज होगा। अनदर अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखें ना, हाई कार्बन स्टील अगर हमने यूज़ किया ना तब भी वेयर डिक्रीज होगा। मगर मेनली जो होता है ना, अगर हम नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स डिक्रीज करेंगे उसकी वजह से क्या होगा, वेयर होगा रेड्यूस। तो इसको यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो अगर अगर हमने अब देखा कि हमने रेल जॉइंट्स को डिक्रीज किया, वेयर क्या होता है, जो ये टॉप पोर्शन ऑफ अ रेल है ना इसका रिमूवल। रेल के जो टॉप पोर्शन होता है ना, रेल का जो टॉप पोर्शन होता है उसका रिमूवल, उसको हम क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं। एंड इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 5%। सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। द साइड स्लोप ऑफ अ एम्बैंकमेंट फॉर अ रेलवे ट्रैक इज, पहले ही देखना एम्बैंकमेंट के लिए जो साइड स्लोप होता है ना वो किसके बराबर होता है, वो 2:1 के बराबर होता है। एंड उसके बाद हमारे पास जो बैलास्ट है उसका होता है 1.5:1। सो यहाँ पे एम्बैंकमेंट का पूछा है, सो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन 2 इज सी, ऑप्शन सी 2:1। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। द बेस्ट मटेरियल फॉर अ स्लीपर इज, स्लीपर के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, याद रखना इट्स अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। स्लीपर बेस्ट सूटेड फॉर ट्रैक सर्किटिंग आर, 2 तरह के स्लीपर्स हमारे पास ट्रैक सर्किटिंग में यूज होता है बेस्ट, दैट इज वुडन एंड हमारे पास कंक्रीट होता है यूज़। मगर जो ज़्यादा अच्छा होता है ना वो कौन सा होता है, वुडन होता है। तो वुडन स्लीपर इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Let's move on to another question. The main advantage of rails having a larger length is, अगर हमने large length of a rail यूज़ की, हमारे पास mostly जो basic disadvantage आता है वो क्या होता है कि हमारे पास transportation difficult होता है, मतलब हम easily transport नहीं कर पाते हैं रेल सेक्शंस को। इतने बड़े बड़े रेल सेक्शंस होंगे तो हम कहाँ से इजीली उसको ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो उसका मेन डिसएडवांटेज यही है, लेकिन एडवांटेज क्या है हमारे पास, फैसिलिटेट्स द प्रोविजन ऑफ लेस नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स। यही इसका क्या है एडवांटेज, कि हमारे पास जो रेल सेक्शन, अगर छोटे छोटे रेल्स हम यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें ज़्यादा नंबर ऑफ जॉइंट्स लगाने होंगे। अगर अब हम लार्जर सेक्शन ऑफ द रेल्स यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या हमें यूज़ करने होंगे, लेस नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 32nd क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लैट फुटेड रेल इज। फ्लैट फुटेड रेल जो हम यूज़ करते हैं उसका एडवांटेज क्या है, उसका बेसिकली मेन एडवांटेज यही है कि हम वहाँ पे चेयर्स यूज़ नहीं करनी पड़ती हैं, चेयर्स नॉट यूज। ये वाला जो चेयर्स का अरेंजमेंट है ना ये बहुत ही कॉस्टली होता है, और ये डबल हेडर रेल में यूज़ होता है। यहाँ पे रेल्स जो फ्लैट फुटेड रेल्स है उसमें यूज़ नहीं होता है, तो दे डोंट सिंक इन टू द वुडन स्लीपर। renewal of track is easier, manufacturing of points and crossing is less difficult, and they don't require chairs for holding them in position. So option D is correct. So thank you so much. This is all from my side. Thank you.